अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान बहुत खास हैं। जब लोग निराश होते हैं, हैरान होते हैं, तो ये लोगों को हंसाते हैं, लोगों की जिंदगी में खुशियों के रंग भरते हैं। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के जज को। हमारे आज के जज बहुत खास हैं, संगीत के बहुत बड़े कदरदान हैं, राइटर हैं, ओलंपियन हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजा रणधीर सिंह को। तो अदालत में मुल्जिम भी है, जज भी है। हे इल्जामों की दुनिया के देवता, रहम रहम। अब रहम करने की तो जगह नहीं है ये कपिल। अच्छा, एक तो अदालत का सेट, ऊपर से इतने इतने बड़े लोगों के सामने फोटो लगा के बंदा डरा ही रहता है। माहौल पूरा बना के रखते हैं सर। तो इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, आज के जज राजा रणधीर सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। प्लीज शुरू करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम कपिल शर्मा। आपकी अदालत में कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा पर आरोप है कि ये फिल्मों से ऑब्सेस्ड हैं। कपिल, टीवी ने आपको इतना बड़ा स्टार बनाया, पूरी दुनिया में आपको नाम दिया, इतने लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन आप टीवी छोड़कर बार बार फिल्मों की तरफ भागते हैं। फिल्मों का जो भूत है जी सर, ये मुंबई में आकर सवार हुआ या अमृतसर से ही आपके सिर पे सवार था? हेलो मैडम। सर ये तो अमृतसर में तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली। मुझे तो लगता था मैं सिंगर बनूंगा एक दिन बड़ा होके। और मैं जब पहली बार मुंबई आया ना, ट्रेन में दादर एक्सप्रेस में जा रहे थे, तो 72 सीटर बोगी होती ना ट्रेन का डिब्बा, उसमें से 69 सिंगर ही निकले। तो मैंने वहीं पे मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं, कहते आप क्या करने जा रहे हैं, मैं मेरा है काम है उधर कोई, क्योंकि मैंने सोचा इतने सिंगर हैं हमारे हिंदुस्तान में, टैलेंट की कमी नहीं है। तो ये सर मतलब जब टीवी पे शुरुआत हो गई, लोगों का प्यार मिला, तो फिल्म अपने आप आ गई। लेकिन पहली फिल्म में जब 4 हीरोइन मिली ना सर, मैं मज़ा आ गया था सर। तो फिर मुझे लगा कि जो हीरो हीरोइन आते हैं मेरे थोड़ी देर के लिए मेरे शो पे, मैं इधर उनके साथ ना मस्ती मजाक कर रहा हूँ, क्यों ना अपनी खुद की 4 हीरोइनें तो हर फिल्म में, पर उसके बाद अगली फिल्म में एक ही मिली। इस फिल्म में वैसे ही मेरे को इतनी टेंशन है बच्चों को पालने की, नौकरी की, वो वाला रोमांस नहीं हुआ जी सर उसके बाद। लेकिन आप ये बताना भूल गए कि अमृतसर में एक फिल्म की शूटिंग में गए थे आप जी, सनी देओल को देखने के बहाने, हाँ जी। और वहां धक्के दे के बाहर निकाल दिया था। नहीं, धक्के नहीं पड़े थे, बहुत ज़्यादा धक्के पड़े थे। हुआ क्या यार, मेरे को आदत नहीं है, मैं 2 मिनट, मेरी बीवी ने कहा था कि रजत जी का शो इतना पॉपुलर है, सेक्सी बनकर जाना। एंट्री मेरी हो गई है, अब मैं बताता हूँ वो हुआ क्या सर। तो मेरे पापा की ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, वो पुलिस में थे, तो उन्होंने कहा कि गदर फिल्म की शूटिंग हो रही है सनी देओल की, तुझे पार्टिसिपेट करना तो आ जा। तो सीन था अमरीश पुरी साहब और अमीषा पटेल जो हैं वो पाकिस्तान जाने लगते हैं और अमीषा पटेल वहीं पे रुक जाएंगी और अमरीश पुरी साहब निकल जाएंगे। अच्छा, हम लोग उस समय
ये 97 की बात है शायद, है ना, या 96 की बात है शूटिंग की। तो बड़ा शौक मुझे, तो वहाँ पे ना वो आपको दे देते थे बड़े बड़े बर्तन कि लगे कि देश का बंटवारा हो रहा है और अलग अलग लोग भाग रहे हैं। मैं कैसे कैसे करके डैडी को बोल के, तो बिल्कुल सीढ़ियों से ना अमरीश पुरी साहब और अमीषा पटेल मेरे बिल्कुल आगे थे। मेरे को कुछ हो कि अमरीश पुरी साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने ना ऐसे कर दिया उनको तो उनकी आवाज़ वो घूमे, अरे कौन है भाई? तो मैं ना उसके बाद, अच्छा मुझे तो कहानी पता नहीं थी वो फिल्म की क्या है, वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगी। अमीषा पटेल हर बार छूट जाएं, अमरीश पुरी साहब ट्रेन पे चढ़ जाया करें। मैं कहा यार ये हीरोइन हर बार ट्रेन ही नहीं चढ़ा जा रहा है इससे। बाद में पता चला कि उनका सीन ही यही था। तो हाँ सर, वो फिर मैंने गदर फिल्म देखी सर, कहीं आता पता नहीं था मेरा। तब मैंने सन्नी पाजी जब आए, मैंने उनको बताया किस्सा, बड़ा वो हंसे, कहते अच्छा तू वहाँ पे था। हालांकि सनी देओल आए ही नहीं थे अमृतसर, उनका एक डुप्लीकेट ही कर गया एक दो सीन ना, वो खाली वो मशाल लेके उनको ढूंढना, तो पीछे से शॉट लिए थे। तो सन्नी पाजी आए नहीं थे, हमें देखने को भी नहीं मिला, धक्के अलग से पड़े, सीन अलग से कटा, बेइज्जती अलग हुई। तो ठीक है, पर समय समय की बात है। अब बताओ आप। ये बात सही है, कपिल टीवी ने आपको इतना बड़ा स्टार बना दिया है, इतनी पॉपुलैरिटी दी है, लेकिन फिल्मों को लेकर ऑब्सेशन तो है। अब पिछली फिल्म फिरंगी मैंने सुना कि अपनी जेब से 35 करोड़ रुपए फूंक दिए। मेरे बड़े ताऊ जी अब इस दुनिया में नहीं, वो हमेशा एक बात कहते थे, कहते गरीब आदमी के पास ज़्यादा पैसे आ जाए ना तो वो भी हजम नहीं होते। वो थोड़ा आ गया था, बैंक बैलेंस खुजली हो रही थी, तो मुझे लगा कि लगा देते हो। वो मैंने दिल से बनाई थी फिल्म, और उस प्रोसेस को बड़ा एंजॉय किया। पर हाँ, के तमाशा देखा। हाँ जी, मैंने देखा जी। वो भी बड़ी स्क्रीन पे जाके देखा। पर ठीक है सर, मुझे लगता है इंसान गलतियां कर करके सीखता है। और पर हाँ, फिल्में मैं करता रहूँगा सर। और ऐसा नहीं है कि, मतलब मैं आपको सच्ची बताना चाहता हूँ, बड़ा हम्बल होके साल की 10-12 फिल्में मुझे ऑफर होती हैं। वैसे वो अलग बात है, मैं कर नहीं पाता हूँ, बहुत बिजी होता हूँ। और दुनिया बड़ी भेड़ चाल में मैंने देखा बिलीव करती है। ये फिल्म का सीरियस ट्रेलर आया, इसके बाद मुझे सीरियस 9 फिल्में आ गई। मैं कहा आज तक तो मुझे सीरियसली लिया नहीं था किसी ने। तो पर हाँ, जो दिल को अच्छी लगेगी मैं जरूर करूंगा सर आगे भी। लेकिन इस फिल्म का नाम ऐसा क्यों है, जैसे पास्ता कोई किस्म हो या कोई प्लांट हो? इस फिल्म का नाम वाकई ज़्विगैटो है। जैसा आपका कंसर्न है, ऐसे अक्षय पाजी भी आए थे, कह रहे तेरी फिल्म आ रही है, तेरे नूडल आ रहे हैं। मैं क्या, वो हाँ, इसका नाम थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेने में, लेकिन अगर आप फिल्म देखेंगे तो बड़ी अपनी देसी कहानी है, अपने हिंदुस्तान की नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि यूनिवर्सली जब पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गईं, तो उन बहुत सारे लोगों में से एक ये किरदार है मानस का, जो मैंने निभाया इसमें। सो आई एम श्योर लोगों को पसंद आएगी। ट्रेलर का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सो थैंक यू। मैंने सुना कि नंदिता दास ने आपको इस फिल्म में इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने आपका कभी कोई कॉमेडी शो नहीं देखा था। हाँ, उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि मैंने आपका कभी कॉमेडी शो नहीं देखा, मेरे पास टीवी नहीं है। मैंने कहा चलो भगवान करे ये फिल्म हिट हो, मैं आपको टीवी लेके दूंगा। नहीं, मतलब मजाक कर रहा हूँ। टीवी, हाँ, वो टीवी नहीं देखती हैं, बहुत कम देखती हैं। और उन्होंने कहीं मुझे और करण जौहर साहब को फिल्म फेयर होस्ट करते हुए देखा था, जिसमें मैं कुछ बात कर रहा था, उनको मैं बड़ा नेचुरल लगा। तो करण जौहर साहब बोल रहे थे कि फिल्म फेयर की ओपनिंग की, उन्होंने कहा हेलो दोस्तों, मैं हूँ करण जौहर, और मैंने कहा मुझे तो आप जानते ही हैं। तो उनको लगा कि यार ये ना थोड़ा नेचुरल है और इसको मुझे कास्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी जौहरी हैं नंदिता, उनको हीरे की परख है। और क्या काम किया मैंने फिल्म में, उफ। लेकिन कपिल, नंदिता दास एक सीरियस फिल्म मेकर हैं, सीरियस डायरेक्टर हैं, आप कॉमेडियन हैं, तो कौन रास्ता भटका? रास्ता सर कोई नहीं भटका। मतलब अब पता क्या है, देखो हम इंसान हैं, हमारे अंदर सारे इमोशन हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उदास भी होते हैं, अपसेट होते हैं, तो सारे मूड हैं अंदर। और मुझे लग रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, तो इसने सबका ध्यान खींचा पहले तो, कि नंदिता दास और कपिल शर्मा एक साथ क्या कर रहे हैं। सो पर हाँ, वो कामयाब रहा हमारा एक्सपेरिमेंट, मतलब जो लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट था। पर मुझे सर मैं पहले थिएटर करता रहा और मैंने सारे ही
कॉमेडी एक्चुअली बाई चांस हुई, पर क्योंकि कॉमेडी लोगों ने देखी टीवी पे, इसलिए लोगों को वो पहले पहले थोड़ा शौक लगा। हालांकि जो मेरे आसपास वाले मेरे यार दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, उनको तो पता है कि आई एम वेरी सीरियस एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन। वो दिख रहा है, आप इतनी सीरियस इंटेलेक्चुअल हैं। कनाडा में फिल्म फेस्टिवल पे गए, आपने इंग्लिश में एक पूरा इंटरव्यू दे दिया है। थैंक यू। मैंने पूरा हाथ खोला उधर। मैंने कहा 2 दिन का फेस्टिवल, मैं घर चला जाऊंगा, उसके बाद गोरी समझती रहे मैं क्या बोल के गया हूं। हालांकि बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा, और सर वहां तो फिर भी चल गया। चलो कनाडा ये में रिचार्ज कहाँ से किया? इंग्लिश का वो हो जाता है सर। मैं ना अपने लोगों के साथ इंग्लिश बोलने में डरता हूं। अपने लोग ना गलतियां निकालने लगते हैं, रॉन्ग सेंटेंस। गोरे लोग नहीं, उनको मेन बात समझा दो आप कि आपके मन में फीलिंग क्या है, गोरे समझ जाते हैं। मैं तो सर मेन तो था जब साउथ कोरिया गए, उनकी इंग्लिश मुझे लगता था मेरी इंग्लिश वीक है, उनका तो बेड़ा ही गर्क था। मतलब अच्छा, एक तो इंग्लिश होती है, एक होती इंग्लिश में इंग्लिश, और उनके लोकल एक्सेंट में। उन्होंने जब अनाउंस किया ना मेरा नाम, तो मुझे पता ही नहीं चला पहले 3 मिनट की मेरा नाम ले रहे हैं। टुडे वी हैव इंडियन एक्टर। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे मेरा नाम लेंगे, कहते ले लिया जाओ। पर बहुत प्यार मिला सर। एक्चुअली साउथ कोरियन लोग, उनको तो पता नहीं मैं कौन हूँ, अपने क्या करता हूँ इंडिया में, पर वो लोग बड़ा इमोशनल भी हुए, थोड़ा हंसे भी। बाद में उनको जब पता चला कि ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, बड़ी मोहब्बत मिली। उन्होंने भी यही बोला, कहते क्या काम किया है मैंने फिल्म में। तो आपको उम्मीद है कि फिल्म हिट होगी, या आपने शाहरुख खान से फॉर्मूला सीखा है कैसे हिट करानी है? आई एम श्योर लोगों का बहुत प्यार मिलेगा। जैसे ट्रेलर के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बाकी जब मैं प्रोड्यूसर बना था ना, तब मेरे को शाहरुख भाई ने थोड़ी सी सलाह दी थी। बोलते थे मत बन। मैं कहा क्यों? कहते क्योंकि फिल्म का ना मैथमेटिक्स तुझे समझ में नहीं आएगा। जो फिल्म अगर मान लो 200 करोड़ कमाती है, कमाती इन द सेंस आप सुनते हो कि वो कमाती है, उसका मतलब होता है 200 करोड़ के अगर टिकट बिके, तब जाके अगर आपकी फिल्म की 100 करोड़ की मेकिंग है और वो 200 कमाएगी, तब जाके आपका बराबर आएगा। उसके बाद फिर जो पैसा आएगा, फिर उसमें से आपका टैक्स कटेगा 50%। तो फिल्म में इतनी कमाई नहीं है, बिकॉज टैक्सेस बहुत होते हैं। उस समय वही बात है, जो पैसे थोड़े से थे तो खुजली थी, समझ में नहीं आई शाहरुख भाई की बात। फिर जब सब लुट गया ना, तो फिर समझ में आया शाहरुख भाई क्या कह रहे थे। तो हाँ, बंदा गलतियां करके सीखता है। गाना है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अब क्या कर सकते हैं सर। फिर मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि लेके भी क्या आए थे अमृतसर से, है ना। तो जो मिला वहीं पे मिला। जब तक ना आदमी भाग रहा होता है, पूरा हर तरह आपकी वाह वाह हो रही होती है, आपके पास टाइम ही नहीं होता देखने का कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं। तो जब वो दौर आता है ना, जब आप बैठते हो, बाहर आपको गालियां पड़ रही हैं, ये गया बस, है ना। कई ऐसे लोग भी होते, खत्म। अच्छा, अभी वही लोग वापस जब मिलते हैं ना, फिर मैं जाता हूँ कि आ रही है दूसरी फिल्म, आ रही है, शो दोबारा शुरू हो गया है, तो मेरे को बड़ा मजा आता है, क्योंकि पता भी चल जाता है कि कौन कौन आपके बारे में बोल रहा था। फिर मैं जानबूझ के मिलता हूँ, और पाजी ऑल सेट। वो थोड़े शर्मिंदा भी होते हैं। बस आप पता ही था, आप तो उठोगे दोबारा। मगर साले सब सुनी मैंने तेरी बात। यही लाइफ है सर, मजे हैं बस। जनता में से जो लोग उनसे सवाल पूछ लेते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि आप सबका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा जी। लेकिन आपने आज तक कभी किसी न्यूज़ चैनल का मजाक नहीं उड़ाया। क्या कभी आप उनसे सर क्या आप उनसे डरते हैं? सॉरी, क्या आपको उनसे डर लगता है? न्यूज़ तो सर, न्यूज़ का कैसे मजाक कोई बना सकता है। न्यूज़ तो कितनी अच्छी होती हैं। हमें कितना कुछ सीखने को मिलता कपिल, है। आप कुछ कहना चाहते हो तो कह लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पक्का सर? तो ऐसा है, सब न्यूज़ वाले नहीं, कई जो यहां पे नहीं है। आप देखना आजकल ना समय बड़ा फास्ट आ गया है सर, पेस बहुत आ गया है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट के 5-5 दिन के मैच होते थे, वनडे आ गए, 2020 आ गए। वो फॉर्मेट जो है न्यूज़ में भी आया, म्यूजिक में भी आया। गाने भी पहले 6-6, 7-7 मिनट के होते थे, 2-2, 2.5 मिनट के हो गए। न्यूज़ में भी आया। आजकल आप देखो बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, देश तो वही है, खबरें तो वही ले दे के आती जितनी। तो पहले तो जब प्रोग्राम का नाम रख लेते 60 मिनट में
60 खबरें। प्रोग्राम तो बना लेते हैं ऐसा, उसके बाद खबरें तो होती लिमिटेड। तो शुरू कहां से करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री मिले अमेरिका के राष्ट्रपति से, उसी खबर के 5 टुकड़े कर देते हैं। बाइडेन ने किया गर्मजोशी से मोदी जी का स्वागत, एक ही खबर है। मोदी जी से मिलकर खुश हुए बाइडेन, फिर वही खबर है। बाइडेन भी खुश हुए मोदी जी से मिलकर, खबर वही है। 60 खबरें बोलनी है ना 1 मिनट में। अब 40 बार तो घुमा फिरा के एक खबर सुना दी। 45वीं खबर तक आते आते खबरें खत्म हो गई। फिर नॉर्मल खबरें शुरू हो जाती हमारे जैसी। राष्ट्रपति से बात शुरू करके 45वीं न्यूज कैसी हो जाती है? मिर्जापुर में औरत ने काटा पति का कान। दौसा में पेरेंट्स मीटिंग में आई महिला को ले भागा हेडमास्टर। मतलब बलिया में दहेज मांगने वाले ससुर के मुंह पे थूक के भागी दुल्हन। फिर खबरें ऐसी आती हैं। वाराणसी में शराब पी के आए दूल्हे ने मचाया हड़कंप। मतलब शुरू आपने बाइडेन से किया, फिर तो ऐसा होता है कभी कभी, पर बड़ा मजा आता है ऐसी खबरें सुन के भी। मतलब ऐसा मजाक नहीं है, पर होती हैं सर ऐसे। लेकिन कभी कभी ऐसी भी खबरें आती हैं कि किसान ने सूअरों को भगाने के लिए हनी सिंह का गाना सुनवाया। ये आपने सुनी न्यूज ना? देखो सर आप, ये किसी हिंदी पेपर में मैंने भी पढ़ा था, तो उन्होंने लिखा कि हाँ, किसान अपनी फसलों को जंगली जानवरों से भगाने के लिए चला रहे हैं हनी सिंह के गाने। उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके पीछे जो ग्रूव होता है म्यूजिक, मतलब उनका हैवी म्यूजिक होता है, तो वो सुन के उनको शायद हाँ। पर देखो आप कैसी कैसी खबरें आती हैं। वाह। कपिल जी सर। आप जब इतनी न्यूज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, आजकल पुतिन से लड़ रहे हैं। जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन थे। जी। तो जो कॉमेडियंस हैं उनके लिए एक नया रास्ता खुला है। या बिल्कुल सर। तो आपकी भी ऐसी कुछ न्यूज़ आएगी किसी दिन? सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी ना पॉलिटिशियन बन जाता है, वो थोड़ा सीरियस पता नहीं क्यों हो जाते हैं सर सारे। नहीं, अब राहुल गांधी सीरियस तो नहीं है। अब मोदी जी तो कहते हैं ना कि राहुल गांधी कपिल शर्मा को कंपटीशन देंगे। हैं, ऐसा कहा उन्होंने? वाओ। पर मुझे लगता है कि हाँ सर, मैं हैं मेरे को ना सर, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है कि मैं हंसी मजाक करता हूँ लोगों के साथ, मस्ती करता रहूँ। मुझे लगता है कि जब आप अगर पॉलिटिशियन बन जाते हैं ना, तो आपको भी तो एक तो सफ़ेद कुर्ता आपको बड़ी टेंशन में डाल देता है ना आदमी। आप कभी सर देखना, अभी अब आप, मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं जिस मर्जी अपने तरीके से है ना बात करता हूँ। मैंने आज तक किसी भी देश के किसी भी प्रधानमंत्री को इतने रिस्ट्रिक्ट हो जाते, वो ऐसे भी नहीं कर सकते। मतलब आपने देखा कभी किसी को? मेरी वाली जिंदगी बड़ी इजी है, कुछ भी हुआ तो हाँ सर आई एम ओके या प्रधानमंत्री कभी किसी देश का हो तो वो थोड़ी ना ऐसे कर सकते हैं कि दोस्तों। तो मुझे लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं शायद वो ठीक है, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हैं, तो बाकी वक्त का कोई पता नहीं। यानी आप अच्छा काम करें, करते रहिए। एक और सवाल जनता से। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपके शो में बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, अमिताभ बच्चन जी आए, शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, सबने आपको एक सलाह दी पर आपने मानी नहीं। अच्छा जी। सबने आपको सलाह दी कि शादी मत करना कपिल, लेकिन आपने वो सलाह नहीं मानी। अच्छा, खुद वो करके बैठ गए, मुझे रोक रहे हैं। मैं क्यों मानूं? मैंने की शादी, मुझे बड़ा मजा आया। क्यों ना करें भाई शादी, और अच्छी चीज़ होती, मैं आपको सही बताऊं। मतलब ये तो खैर हम लोग हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि यार हमारी बीवी है, हम लोगों का रिलेशन ऐसा होता है कि पता है हंसी मजाक करेंगे, ये कभी गुस्सा नहीं करेगी, तो ये रिलेशन बड़ा ब्यूटीफुल होता है। मेरी लाइफ में तो बड़ा चेंज आया मैम शादी करने के बाद, और लाइफ एक्चुअली बदल गई, बिल्कुल बहुत खूबसूरत हो गई है। सो मैं तो सभी को सलाह दूंगा कि जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की वो ज़रूर करें, और जिनकी हो चुकी वो एक और करें। आई मीन सॉरी, गलती से, पर हाँ करनी चाहिए ज़रूर।
लेकिन कपिल, शादी होने के बाद भी ये फ्लर्ट करने की हिम्मत कहाँ से आई? यार ऐसी बात थोड़ी, पंजाबी करते हैं फ्लर्ट। अभी चाइना वाले को देखो कितनी जनसंख्या है, वो पंजाबी हैं। ऐसी बात नहीं है सर, पता नहीं कोई खूबसूरत हीरोइन आती ना, मैं करता नहीं, मेरे से हो जाता है, मतलब, पर वो इतना ही होता है वो कैमरे के सामने ही। वैसे मैं बड़ा शर्मीला हूँ। पहली फिल्म भी जब की ना मैंने, तो मेरे से ना, मैं बातों बातों में रोमांस जितना मर्जी करा लो, वो जब उन्होंने बोला ना, अब्बास मस्तान साहब ने, कहते ये तुम्हारी वाइफ है, अब पहले दिन सेट पे आप जाओ, घबराहट होती ना, किसी की बहू बेटी को सीधा आप हक करो, पहले दोस्ती हो तभी आदमी करे। तो मैं घबरा गया था पहली फिल्म में, अब मैं थोड़ा खुल गया हूं ना, मतलब क्योंकि घर पे रियाज हो जाता है ना, प्रैक्टिस हो जाती है। जब आपके घर पे आपकी खुद की बीवी हो तो फिर कैमरा पे आप थोड़ा और अच्छा करते हो। तो मैं, अब आप घर जाना, पता चलेगा। मैंने जाना ही नहीं, मैं कल हैदराबाद जा रहा हूं। की अदालत में अगला जी। आपकी अदालत में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा पर आरोप है कि इनके दो रूप हैं। कपिल, एक तो रूप है जो लोगों को दिखाई दे रहा है, जी सर। जो आपके शोज में दिखाई देता है, हंसने का, हंसाने का। जी सर। एक रूप है जो रात को 10 बजे के बाद दिखाई देता है, डराने का, धमकाने का, गरियाने का। मैं हमेशा कहा मल्टी टैलेंटेड। वो सर होता है कभी कभी, मतलब अब शायद वक्त बहुत बदल गया। पहले पहले होता था, मुझे ना मुझे अच्छा लगता है लोगों को हंसाना, लोगों से बातें करना। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, आ जाता था ज़्यादा, शादी के बाद तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो होता है सर कभी कभी, पहले ऐसा होता था, मैं ना ट्विटर पे चले जाना, मेरे को किसी ने एक गाली देनी तो मैं उसको 10 देता था। तो मेरे दिमाग से निकल गया कि फेक अकाउंट बना के भी गाली दी जा सकती है। तो मैं अपने ब्लू टिक वाले से लगा रहा। तो अच्छा लोग, अच्छा मेरे को जो मर्जी कोई बोल जाए, उनको कोई कुछ कहता नहीं। मैंने एक दे दी तो फटाफट न्यूज़ बन गई। फिर मुझे लगा मैं आई एम वेरी पॉपुलर, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तो अभी बदल गया सर हालात, अभी मतलब। अभी भी लोग कहते हैं कि जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और कपिल शर्मा पीने के पहले और पीने के बाद और। होता है ऐसे। मैं धर्मपा जी को बड़ा फॉलो करता हूं ना, इस मामले में नहीं। अगर आप उनके सोशल मीडिया पे जाओ ना, अब आप सोशल मीडिया पे जाओ तो धर्मपा जी के ट्वीट्स देखने शुरू किए मैंने, इतने मोहब्बत वाले। मैं कह यार ऐसे काम करने मैंने, अब मैंने लड़ना नहीं ट्विटर पे, अब जो धर्मपा जी जैसा करते हैं ना वैसे करना है। अब मैं देख रहा था बीच में वो अपने फार्म पे गए, तो उनके फार्म पे कोई बड़ा बड़ा कद्दू हुआ। कद्दू को क्या बोलते हैं हिंदी में? पंपकिन। वाह, हिंदी में मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग। पंपकिन तो हो गया इंग्लिश में, सीताफल बोलते हैं। वो गोल सा होता है जो, ऐसा वाला। वो उनके फार्म पे बड़ा वाला कद्दू हुआ, तो लेके बेचारे ट्विटर पे लाइव गए हुए हैं, दोस्तों कद्दू मेरे खेत में हुआ है, बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। इतना बड़ा कद्दू, मुझे इतना क्यूट लगा उनको देख के। मैंने कहा मैं भी ऐसे वीडियो डाला करने हैं, अगर नहीं ऐसे तो मत डालो। हैं? अरे आप जेल से कब छूटे? पर मैं, जो मेरे से उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाई बहन, मैं आपको एक सलाह दूं, दुनिया में अगर आपको कोई बुरा भला बोलता है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि मोहब्बत करने वाले ज्यादा हैं। वो होते एक दो ही हैं, लेकिन ना हमें आदत है, हम लोग भी मसाला ढूंढते हैं। अगर कहीं लिखा हो ना खबर में कि 4 लोगों ने, है ना, खुशी में मनाई होली, डाले भंगड़े, हम उसको देखते ही नहीं है। दूसरी तरफ खबर आ गई ना 2 गुटों में हुई झड़प, हम झट से देखते हैं कि कौन से गुट हैं। तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करती है, मसाला जो होता है। पर जितनी हो सके मोहब्बत फैलाएं। पुरानी बातें हैं सर, पहले पहले हो जाता था ऐसे। ये मोहब्बत फैलाने की बात थी। जब अनुपम खेर को आप पहली बार मिले, जी सर, तो आपने उनको सिखाया पैक कैसे बनाते हैं? नहीं सर, अनुपम सर से, क्योंकि मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, तो दुबई में हमारा शो था एक, तो हमारे ऑर्गेनाइजर ने बताया कि अनुपम खेर साहब भी यहाँ पे हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते। तो मैं गया, तो बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। तो उन्होंने कहा कि आप ड्रिंक लेंगे? मैं कहा जी ये कोई पूछने की बात है।
तो उसी मॉल के अंदर ही हम लोग चले गए। तो उन्होंने एक एक ऑर्डर किया, कहते मेरी तरफ से। मैं कहा ठीक है जी। 30 ml आया। तो बोलते हैं अच्छा मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ, बुरी बात होती है, पर हाँ कभी कभार चलता है, ठीक है। तो आया ड्रिंक, तो कितनी देर तक बैठे रहे। तो मेरे को भी लगा मैं पहली बार मिला हूँ, एकदम से नहीं ऐसे पैक करना। तो मैं भी बैठा हूँ और उन्होंने जिस स्पीड से ख़त्म किया मैंने भी किया। बाद में कहते एक और लेंगे। मैं मन में सोचूं कि ये को पूछने वाली बात है। तो उन्होंने एक और मंगाया सर, आधा उन्होंने अपना डाल लिया, आधा मुझे। कहते मैं आपकी वजह से 1.5 ड्रिंक ले रहा हूँ, मैं 1 लेता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं आपकी वजह से 1.5 ले रहा हूँ, मैं 6 लेता हूँ। तो कपिल आपको किस किस बात पे पकड़ूं? आपने आधी रात में बच्चन साहब को मैसेज भेज दिया। मैंने सर मैं उनको बड़ा प्यार करता हूँ, पर एक बार मैंने फिल्म बनाई अपनी जिसकी हम बात कर रहे थे, फिरंगी। तो मेरा उस समय मेंटल कंडीशन ठीक नहीं था, तो थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा था। दिन रात मेरे को लगता था कि मैं लोगों को फेस नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा था फिल्मों में मत जाओ। नहीं नहीं, उससे पहले तो पहली फिल्म तो सुपर हिट थी सर। तो वो दूसरी फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, तो फिल्म का उससे कोई लेना देना नहीं था। कई बार होता है, आप थोड़े कलाकार होते हो तो कभी कभी सेंसिटिव हो जाते हो ज़्यादा। तो मेरा मन नहीं करता था किसी से मिलने का, शो भी मैंने बंद कर दिया। और फिल्म बनी पड़ी थी, सारे आपके जो आसपास टीम होती बोलते रिलीज़ करो, और किसी ने कहा कि आप बच्चन साहब से वॉइस ओवर करवा लो। मेरे को फेवर लेना अच्छा नहीं लगता है सर किसी से, पर बच्चन साहब इतने बड़े लेजेंड हैं हमारे। तो पर सो स्वीट ऑफ हिम, मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा सर मैंने एक पहली बार फिल्म प्रोड्यूस की है, तो आप प्लीज़ एक वॉइस ओवर कर देंगे। सर 5 मिनट के अंदर उनका मैसेज आया कि मैं 8 तारीख को या 9 को फलाने स्टूडियो में अपनी एक फिल्म के लिए डबिंग कर रहा हूँ, आप अपनी टीम भेज दीजिए। तो मेरा मतलब होता ना कि यार इतने बड़े आदमी हैं, वो चाहते तो ना भी रिप्लाई करते। और मेरे में भी हो सकता शायद ना हिम्मत आती, तो मेरे 2 लगे हुए, तो मैं कर दिया मैसेज। ये जो मुझे मैसेज भेजा एक बार आधी रात को भी 6 लगा के भेजा था। सर उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक थी तो फिर हो सकता है, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी। पर मैं सर को मैं बताना चाहता हूँ कि सर किस मैसेज की बात कर रहे हैं। एक बार मैं इंडिया टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, हमारे हिंदुस्तान के ही पंजाब के एक सरबजीत सिंह, वो पाकिस्तान की जेल में थे। तो वो देख के ना मैं इतना इमोशनल हो गया, मेरे को कुछ सूझा नहीं कि मैं क्या करूं, क्योंकि न्यूज़ इंडिया टीवी पे आ रही थी। तो रजत सर इज सो काइंड, मैंने उनको मैसेज लिखा। मैं कहा रजत सर आप इतने पावरफुल आदमी हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं, आप उनको छुड़वाते क्यों नहीं। तो अच्छा ये भी इतने स्वीट, इन्होंने भी वापस रिप्लाई किया कि वी आर ट्राइंग। सो ऐसा भी होता है, हमेशा ये नहीं कि मैंने मतलब इमोशनल होकर ट्विटर पे लड़ाई हूँ, कभी कभी वो दिल भी ऐसा हो जाता है सर। पर आप बड़े प्यारे हैं सर, आपने रिप्लाई भी किया, थैंक यू। बच्चन साहब की बात कर रहे थे, वो आधी रह गई थी, आप थोड़ा पी के फिर उनको स्टूडियो में मिलने पहुंचे। मुझे एक्चुअली ड्रिंकिंग प्रॉब्लम कभी नहीं रहा, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी के सामने नहीं जा पाऊंगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टेज में माइक नहीं पकड़ पाऊंगा। तो जब बच्चन साहब ने बोला कि मैं सुबह आ रहा हूँ, तो क्योंकि मेरी फिल्म की वॉइस ओवर के लिए आ रहे थे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जाके उनका वेलकम के लिए खड़ा रहूं। पर क्योंकि मैं फिर बाहर नहीं निकल पाता था घर से, अवस्था उस समय ऐसी थी, तो मुझे लगा कि चलो 2 ले लेते हैं, अब पहुंच जाते हैं बच्चन साहब के। तो सुबह की बात है सर, वो 8 बजे पहुंच गए, और हमारी शादी नहीं उस समय हुई थी, लेकिन गिन्नी बड़ा साये की तरह रही है, मेरे साथ चली गई। और बच्चन साहब अंदर डबिंग कर चुके थे। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने बोला कि वो हो गई है, अब वो अपनी फिल्म की कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे बच्चन साहब से मिलकर थैंक यू बोलना है। तो उनके स्टाफ ने कहा कि अभी वो बिज़ी हैं, तो कोई बात नहीं आप जाइए। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। तो अब हमारे भी लगे हुए थे, मैं कहा चाहे वो 2 साल बाद आए, मैं इधर ही बैठा हूँ। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि आइए अंदर। तो मैं जाके उनके पैर छुए और बोला कि सर थैंक यू। और फिर वो थोड़ी पंजाबी वाली बात आई, मैं कहा पाजी ਤੁਹਾਡੀ बहू। तो बच्चन साहब देखे सडनली, गिन्नी को पहली बार देखा उन्होंने, वो भी सुना नहीं था। पर हाँ सर वो मेरे लिए इसलिए मेमोरेबल था कि फिर मैंने मैसेज करके उनसे माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा सर सॉरी, मुझे ऐसे नहीं आपके सामने आना चाहिए था। फिर उन्होंने हिंदी में एक बड़ा अच्छा मैसेज लिखा कि जीवन संघर्ष जो है, जीवन जो है चुनौतियों का ही दूसरा नाम है, तो आप उठ के दोबारा खड़े होइए।
सो एक अच्छा, आई थॉट उन्होंने कहा कि पीते रहिए, चुनौती करते रहिए। नहीं सर, उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज भेजा, और जब इतना बड़ा लेजेंड कोई आपके बारे आपको ऐसा प्रोत्साहन देता है, तो सारी चीज़ें मिलके आपको खड़ा होने में मदद करती हैं। सो वाकई में अच्छी बात है। जी जी सर। लेकिन अब मैंने सुना है कि रात को 10 बजे के बाद आपकी वाइफ अपना फ़ोन अपने पास रख लेती हैं, आपका फ़ोन उनके पास। ये स्टेटमेंट मैं थोड़ी सी करेक्ट करना चाहूँगा मिलॉर्ड। रोज़ 10 बजे के बाद नहीं, जब कभी कभी मेरे 11:30 बजते हैं ना, तो वो फिर अपना फ़ोन, वो सियानी है थोड़ी, उसको पता है कि ये फिर कोई ना कोई पंगा कर देगा, तो इसीलिए मैं कह रहा था शादी कर लेनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं और वो डिलीट करती रहती हैं। नहीं, अब मैं नहीं करता हूँ। हाँ, पहले से कर देता था। पहले हर मुद्दे पे मुझे घुसने की आदत थी, किसी मुद्दे पे अपने विचार पेश कर देने, कोई मांगता भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा यार कोई मेरे से पूछ भी नहीं रहा है, मैं फालतू में क्यों ऐसे अपने आप ही मुश्किलें आप इकट्ठी कर लेते हो कभी कभी अपने लिए। पर अब नहीं सर, अब बहुत चेंज है लाइफ में। 2 बच्चों के बाद एक जिम्मेदारी भी आप पे आती है। फिर लगता है कि यार मेरे बच्चे और 3-4 साल बाद ये यूट्यूब पढ़ने लग जाएंगे, तो ये देखेंगे हमारा बाप ऐसा है। तो मैं थोड़ा पुराने वीडियो सर मेरे यूट्यूब से डिलीट करा दो किसी तरीके, जो पुरानी खबरें हैं। लेकिन इस बात को कैसे डिलीट करा दूं? आप कहते हैं कि मेरी शादी नहीं होती अगर मैं पीता नहीं। पर ये बात सच है कि हमेशा ही पी के काम खराब ही नहीं हुए, अच्छे भी हुए हैं। तो सर मैं कॉलेज जब पढ़ता था, अपने कॉलेज, तो गर्ल्स कॉलेज बिल्कुल था हमारे कॉलेज के पास। वहाँ पे मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए काम करता था। तो गिन्नी उस कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी स्टूडेंट थी ये। तो ये थी बीए फर्स्ट ईयर में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, और मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी, मैं पीजी कर रहा था। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। तो मैंने कहा जी, मैं अपनी प्रिंसिपल को बोला कि मुझे काम करने दें आप दूसरे गर्ल्स कॉलेज में, मैं प्ले करवाऊंगा जाके, तो मेरे को 4 पैसे मिलेंगे। तो मेरे को मतलब अच्छा लगता था अपने लिए अपनी पॉकेट मनी निकालना। तो गिन्नी ना सर, हम 2 लोग थे, मैं, मेरा दोस्त था एक, और 3 लोग, एक म्यूज़िक वाला था मेरा फ्रेंड। तो हम लोग रोज़ रिहर्सल करने के लिए जाते थे, तो वो सैंडविच लेके आती थी सिर्फ मेरे लिए। तो मेरा दोस्त कहता है ये ना लड़की गिन्नी तेरे को लाइक करती है। मैं कहा नहीं यार, उसकी गाड़ी देख कितनी बड़ी है, और मेरे स्कूटर की फोम निकल रही बाहर। तो मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहता नहीं हो ना हो, तुझे लाइक करती है। तो एक बार हम कॉलेज रिहर्सल के बाद ख़त्म करके घर यार दोस्त बैठे हुए, और बस 2-3 माहौल बना हुआ था, तो उसका फ़ोन आ गया। तो मेरे में कभी हिम्मत नहीं हुई सर। मेरे एक रिकॉर्ड है, मैंने कभी आज तक किसी लड़की को प्रपोज ही नहीं किया। मेरी हिम्मत ही नहीं होती, टीवी पे मैं जो मर्जी करूं, पर उस पर के थोड़ा आदमी शेर होता है ना। तो मैं कहा तुम कहीं मुझे पसंद तो नहीं करती? तो उस वक्त नहीं वो बोली, पर मैं पीछे पड़ गया। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ लगता है मुझे। मान गई कि बस फिर सर मोहब्बत हमारी इसी तरह शुरू हो गई। फायदा हो गया उस दिन। हाँ, फायदा हुआ। उन्होंने आपकी, हालांकि जब मैंने उसके डैडी को देखा था ना, बड़ी गाड़ी में आया और इधर पिस्तौल लगा हुआ, तो मैं तो उसी समय क्या, मैं कहा रात जो भी मैंने तुझसे बोला भूल जा, माफ, मेरे को पता नहीं था। तो पर हाँ, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ जब आप सेटल हो जाते हो, चीज़ें बदल भी जाती हैं। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, गिन्नी के पापा को। होता है कई लोग ना भगवान स्वरूप लगते हैं आपको। किसी ने मेरे जैसे आदमी को अपनी बेटी दे दी, भगवान ही हुआ ना मेरे लिए। जनता से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर आई लव योर दाढ़ी स्टाइल। थैंक यू। वाह वाह। कहाँ से आप? मैं गोरखपुर से हूँ सर। गोरखपुर से? Yeah. अच्छा, मुझे लगा बीहड़ से। अच्छा जी। सर कहते हैं नशा शराब में होता है तो नाश्ती बोतल, और लोग आपको दोष देते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? आप खाली पूछ रहे हैं कि मंगवाने वाले हैं? नहीं, पूछ ही रहा हूँ। सर मुझे लगता है कि एक ना फेस होता है, जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, हमें भले बुरे की कोई समझ ही नहीं होती एक्चुअली। वो इसीलिए तो कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग कि ये उम्र का नशा होता है। तो दारू वारू का उसमें कोई कसूर नहीं होता, वो उम्र का नशा होता है। सो उस समय आदमी बहुत गलतियां भी करता है, और फिर उन्हीं से सीखते भी हो आप। मुझे ये लगता है कि मैंने कभी अपने बारे में कुछ ऐसा छुपाया नहीं कभी किसी से, जो है वो खुली किताब की तरह है, और इसीलिए इतना शायद प्यार भी मिला है मुझे, और सालों से मिलता आ रहा है। हमने ये शो 3 महीने के लिए बनाया था, 10 साल हो गए इस साल। तो ये आप लोगों का प्यार है जो मिलता रहा है हमेशा। गलतियां की हैं तो क्रिटिसिज्म
पता है, जितनी आपको मोहब्बत मिलती है ना, आपको क्रिटिसिज्म भी उतना ही मिलेगा अगर आप कुछ गलत करते हैं। तो जहां पे गलत था वहां पे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, पर हाँ वही है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, सेम गलती दोबारा ना करें, नहीं करें, डिफरेंट वेरिएशन लेके आए गलतियों में। तो वो मुझे लगता है सर, जब तक सांस चलती है वो गलतियां होती रहेंगी, अलग अलग होनी चाहिए लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो प्रायोरिटीज बदल गई हैं लाइफ में, अब थोड़ा फोकस है, थोड़ा डिसिप्लिन है लाइफ में। कपिल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसे दौर में थे, आपने उसको बड़े स्पोर्टिंगली लिया, हंसे उसके ऊपर, अपना भी मजाक उड़ाया, और अब आप ऐसी लाइफ पर आ गए, तो ये अच्छी बात है, इसको सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कपिल शर्मा से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम कपिल शर्मा पर। आपकी अदालत में कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा पर आरोप है कि ये अपनों का मजाक उड़ाते हैं। कपिल, जब आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वहां आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगता है। वहां की जो बाई है वो भी खूबसूरत लगती है। सर मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी हम बाहर जाएं या बाहर के लोग यहाँ पे आए, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हमसे सीखनी चाहिए। प्यार मोहब्बत से, जॉइंट फैमिली वाला कल्चर हमारे हिंदुस्तान में है, माँ बाप के पैर छूने का कल्चर हमारे हिंदुस्तान में है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों को हमसे सीखनी चाहिए। लेकिन अगर बाहर से हमें भी कोई अच्छी चीज़ मिले तो मुझे लगता है सीख लेनी चाहिए, है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है, हम सब इंसान हैं। मैंने देखा लिफ्ट में उतर रहे हो आप, कोई भी अनजान आदमी से टिकट मारेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। हमारे आप किसी लड़की को गुड मॉर्निंग बोल दो, कह रही अपनी बहन को बोल गुड मॉर्निंग। तो या तो मतलब कभी कभी लगता है ना कि उनको इंटेंशन पे शक हो जाता है ना हमारे लोगों की, कि ये मेरे को इसने गुड मॉर्निंग क्यों बोला होगा। और वाकई अगर कोई अनजान आदमी किसी अनजान को गुड मॉर्निंग बोला ना, तीसरा आदमी दूर से खड़ा होगा, मतलब हमारे अपने ही जजमेंट में लगे होते हैं। वहां पे नहीं, मैंने देखा सर। जब विदेश जाते हो तो वहां क्यों कह रह जाते हैं? वहां आपको सफाई बहुत ज्यादा दिखी? सफाई बिल्कुल होती है सर, और हमारे लोग इतने सारे तादाद में वहाँ पे रहते हैं, यहाँ से चाहे जो मर्जी करें, लेकिन बाहर जाके एकदम से डस्टबिन ऐसे करने लगते हैं। वहाँ पे मैंने देखा सर, वो कॉम्प्लीमेंट देने वाली चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। वहाँ पे अगर कोई काम, जैसे मैं होटल में था तो वो जो आई सफाई करने, तो उसने पहले बोला गुड मॉर्निंग सर, मैं कहा गुड मॉर्निंग, तो नेम प्लेट लगी थी रोजी, ये नाइस। तो वो हमारे हिंदुस्तान में काम वाली बाई को अगर आदमी कमेंट दे देना कि शीला, तो बीवी बाल नोच ले उसके कि तुम्हें शीला, तुम्हें दिखाई दे रही है, आगे पीछे की हिस्ट्री निकाल देती हैं। तुम तो हो ही गलत खानदान, तुम्हारा ताऊ भी 65 की उम्र में लड़की निकाल के ले गया था। तो ये तो हमारे, पर वहां पे हाँ कुछ चीजें अच्छी हैं। वहां की हर चीज आपको अच्छी लगने लगती है। आपने वैंकूवर में लोगों को बताया कि हमारे यहाँ ट्रैफिक कैसा होता है, वैंकूवर में कैसा ट्रैफिक होता है, कितने डिसिप्लिन से वो लोग रहते हैं, और हमारे यहाँ लोग अनुशासन में नहीं रहते। बिल्कुल, कभी कभी हम लोग सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं लोग, जो कि नहीं करना चाहिए। हुआ क्या सर, मैं वैंकूवर में ड्राइव कर रहा था, तो मेरा दोस्त कहता आज बड़ा ट्रैफिक है। और ट्रैफिक पता कितना, ये मान लो मेरी गाड़ी का बोनट है, अगली गाड़ी वहां पे खड़ी है। मैं कहा इतना रास्ता है, बीच में रेलगाड़ी निकल सकती है, ये काहे का ट्रैफिक हुआ? ट्रैफिक होता है हमारे यहाँ पे। वहां पे ना एक रूल है सर, मतलब आप सब तो ट्रैवल करते रहते हैं, पता होगा कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं ना, तो जो आगे आपकी गाड़ी है उसका टायर आपको दिखना चाहिए। अगर आपको टायर नहीं दिख रहा है उसका, तो इसका मतलब आप गलत है, तो आप वापस उतना डिस्टेंस रखें। हमारे तो टायर छोड़ो, कभी कभी गाड़ी नहीं दिखती आगे कौन सी है ना, कभी कभी तो नीचे से आवाज आती है, सर जी मेरी मारुति आपके फॉर्च्यूनर के नीचे है। इतना मतलब वो एक डिस्टेंस रख के चलते हैं। आप मुंबई में आ जाओ, गाड़ियां बोनट टू बोनट ऐसा फ्रेंच किस करके चल रही होती हैं। कभी कभी तो इतनी जगह नहीं होती कि हम अपने हिसाब से मोड़ सके, कभी कभी पहला वाला मुड़ता है ना, तो हमें भी मोड़नी पड़ जाती है। तो इतना, पर हाँ वो पॉपुलेशन भी है, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। वहाँ मैंने सुना आपने लोगों को बताया कि भारत में तो धीरे धीरे चलो तो बार बार मिलोगे। वो सर वो एक चीज़ थी वहाँ पे जो मैंने नोटिस की, वो लोग ना अगर उन्होंने लिख दिया है, देखिए मैं रूल्स की बात करता हूँ, मैं एक पुलिस वाले का बेटा हूँ, मैं बड़ा रूल को मानने वाला बंदा हूँ। यहाँ पे अगर उन्होंने लिखा है 80 माइल्स पर आवर,
तो वो लोग उतनी स्पीड से चलाएंगे। लिखा हमारे हिंदुस्तान में भी होता है, पर पता है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं ना, हमारी गवर्नमेंट को भी पता है कि इनकी साइकोलॉजी पे प्रहार करो आप। तो लिखा तो रहता है कि इतनी स्पीड इतनी, लेकिन साथ में स्लोगन जो लिखे मिलेंगे ना आपको, वो बड़े इनोवेटिव होते हैं। वहाँ बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर लिख दिया कि 50 की स्पीड है तो 50 की, यहाँ पे लिख देते हैं 50 की, साथ में अलग से लिखना पड़ता है कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज़्यादा तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। ये तब नहीं, और ये तभी समझते हैं, फिर अपने लोग समझते हैं। डर डराना पड़ता है इनको। और आपने मालूम को ये भी बताया कि अगर हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट लड़की का हो जाए तो फिर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? ओह, पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। आदमी कहीं जा रहा हो ना, मतलब लड़की अगर मान लो कहीं स्कूटी पे गिर गई, तो जो उस तरफ जा रहा है ना सड़क के दूसरी तरफ, वो भी अपना स्कूटर खड़ा करके आ जाएगा, आर यू ओके? 50 लोग आ जाएंगे। और लड़का कहीं गिर जाए तो पीवी के चला रहा हो है, मतलब यार हम तो होता है ऐसा। आप सबने, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, कभी नहीं यकीन तो आप बाहर जाकर गिर के देख लेना, कोई नहीं उठाने आएगा। लड़की गिर जाएगी तो 50 लोग आ जाएंगे। मैं आपको घर छोड़ दूं, वो अगली स्कूटी पे आई और जो बोल रहा है वो साइकिल उसका खड़ा करके आया कि तू अपना देख। पर हाँ है तो मतलब मैंने वो पूरी स्पीच आपकी देखी है अलग अलग कंट्रीज में जो आप बोल रहे हैं वहाँ पर। जी सर। यूरोप में आप अंग्रेज़ों को बता रहे हैं कि आम कैसे चूसना है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हमारे देश में कुछ अच्छा है उनको सीखना चाहिए, उनके देश में कुछ अच्छा है तो उनको हमसे सीखना चाहिए। उनको इंडियन लोगों से सीखना चाहिए आम कैसे खाते हैं। सर मैं देखा आम खा रहा था एक गोरा, छुरी और कांटे के साथ। 20% आम ही आता है आपके हिस्से, 80% तो फेंक देते हैं। आम चूसता है इंडियन आदमी, आम की रूह आम की रूह निकाल लेता है। आप देखना गोरे लोग ने टाई वाई पहन के और बैठ के, वेरी सीजनल फ्रूट, यस नाइस, इट्स गुड फॉर योर इम्यून, तो कांटे के साथ खा रहे हैं। हमारे आदमी ऐसे नहीं खाते, टाई तो छोड़ो वो कुर्ता भी निकाल देते हैं, बनियान में आ जाते हैं वो। फिर जो भी टंगा होता है ऐसे करके बड़ा बर्तन सामने रखेंगे, फिर आम को पकड़ते हैं वो दोनों हाथों से, पहले उसको ऐसे नरम करते हैं, है ना, और आम यूं यूं घूमता है, फिर वो उसका टोपा सा पकड़ के, फिर जो उसको चूसते हैं, मतलब आम जो ऐसा तरीके से चूसते ना इंडियन आदमी, फिर उसकी गुटली को ऐसा चूसते हैं। वो अगर चूसने के बाद किसी गोरे को दिखा दो कि बताओ ये कौन सा फ्रूट था, किसी के बाप की मजाल नहीं बता दे कि ये कौन सा फ्रूट था। और वो जो गुटली होती है ना, वो भी मन में कह रही थी अगले जन्म मुझे आम ना कीजो। तो मतलब फ्रूट खाना हमारे लोग नहीं, तो हमारे लोग तो फ्रूट अच्छा खा लेते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं मेलबर्न में या वैंकूवर में या सैन फ्रांसिस्को में, तो आप क्या खाते हैं? सर एक्चुअली आजकल तो ऐसा हो गया कि मतलब कनाडा में तो खैर वैंकूवर में स्पेशली अगर बात करूँ तो पंजाबी इतने सारे हैं, गुजराती इतने सारे हैं, यू नो, महाराष्ट्रियन बहुत सारे हैं, तो इंडियन फूड की कमी नहीं आती। कभी कभी आ जाती है कोई ऐसी कंट्री में, जैसे साउथ कोरिया में बहुत कम था इंडियन फूड, हालांकि वहाँ पे भी मिल गया था। पर एक चीज़ और मैंने वहाँ की ऑब्जर्व की, गोरे लोग ना नाश्ता बड़ा हल्का करते हैं। उनसे आप कुछ भी पूछना बड़े क्विक होते हैं, क्योंकि नाश्ता हल्का किया ना, नाश्ता करके डिनर तक भी उनका इतना हल्का होता है। डिनर करके बंदे ऐसे उठते हैं, इट्स लवली डिनर, थैंक्स। हमारे लोग जब डिनर करते हैं ना, इतना खा लेते हैं, उसके बाद मीठा इतना खा लेते हैं, वो ऐसे उठ ही नहीं पाते, वो वहीं पे फैलते जाते हैं। फिर बेल्ट खोलते हैं अपनी और आपके डाइनिंग टेबल पे ऐसे हो जाते हैं वो। तो ये सिर्फ मैंने हिंदुस्तान में देखा। खाना खाने के बाद ना कहते चाय मंगा लो, थोड़ा खाना नीचे हो जाएगा। खाना कैसे नीचे हो जाएगा चाय के साथ? जो हल्का खाते हैं ना तो उनका क्विक रिएक्शन रहता है। नाश्ता करके आया हो ना आदमी, फ्रूट और सिर्फ ओट्स खा के आया हो, हाउ मिस्टर जॉन, हाउ आर यू? आई एम गुड मैन, हाउ आर यू? जो आदमी यहां तक पराठे खा के आया ना, उसका रिएक्शन लेट हो जाता है, दिमाग स्लो हो जाता है।
उसको पूछना पाजी क्या हालचाल है, उसको 2 मिनट तो समझ में नहीं आता है। तो अच्छा हेल्दी खाना चाहिए, तो मैं अपने वो हंसी मजाक में बोल देता हूँ। और जो सामने भी जो लोग बैठे होते हैं ना हमारे, बाहर जब हम कभी शो भी करने जाते हैं, वो भी अपने इंडियन होते हैं, अपने नेपाल से होते हैं, बांग्लादेश से होते हैं, पाकिस्तान से होते हैं, तो अपने ही लोग होते हैं। कपिल, आपकी कौन कौन सी बातें याद दिलाऊं? आप उनको ये भी बताते हैं कि यूरोप में शादियां कैसे सस्ती हो जाती हैं, आसानी से हो जाती हैं। सर देखो, वही बात है कि कुछ चीज़ें सीखने वाली तो हैं उनकी। मैंने देखा 4 गाड़ियों में ये आते हैं लड़के वाले, 4 गाड़ियों उनकी होती हैं, 8 गाड़ियाँ टोटल, 16 लोग, वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिए। लड़का लड़की काले सूट में आते हैं, दूर से देखो तो लगता ही नहीं शादी हो रही है, लगता है कुछ स्मगलर हैं, डील हो रही है इनकी कोई। काले सूट पहने होते हैं, वहीं पे है ना वो एक दूसरे को बुक्के देते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं अपना। चलो, हमारे लोग बारात निकलती जब, मतलब पूरा शहर परेशान कर देते सर। घोड़ी पे दूल्हा बैठा हुआ अलग से ही है ना, अलेक्जेंडर बन के, और पूरी सड़क घेर लेते हैं। और यहाँ घर से निकलना है, पैलेस तक जाना है, 3 किलोमीटर का रास्ता है, पूरा 3 किलोमीटर फैलते हुए जाते हैं, पीछे ट्रैफिक रोक के जाते हैं। और ट्रैफिक वाले भी कुछ नहीं बोल रहे होते, वो भी मन में सोच रहे होते घोड़ी पे जो बैठा है भुगतेगा ये, इसको पता चलेगा। तो शादियां, हाँ, मतलब शादियों पे हमारे आपने लोग। अपनी शादी में कितने लोगों को बुलाया? मैंने सुना हजारों लोगों को बुलाया था। सर हमने एक्चुअली हमारी 300 की लिस्ट थी, और मतलब ऊपर वाले की दया से 3000 लोग आए थे। मतलब मैं तो खुद भाग गया सर अपनी शादी से। हाँ, मुझे पता चला कि लोग आए हुए थे और दूल्हा दुल्हन दोनों गायब हो गए। गायब ऐसे हो गए कि 10 मिनट के लिए हम स्टेज पे, मतलब हम तो स्टेज पे बैठने वाले थे, पब्लिक इतनी आ गई स्टेज पे ही, मतलब उन्होंने हमारे लिए जगह नहीं छोड़ी, फिर हम भाग गए। हमारे बड़े प्रसिद्ध गायक हैं हंसराज हंस जी, तो जहाँ पे मेरी शादी हो रही थी ना, पीछे एक और स्टेडियम है, वहाँ पे भी शादी हो रही थी, तो वो गलती से वहाँ पे घुस गए। अब वो इतने हमारे राज गायक हैं, इतने पॉपुलर, तो वो वहाँ चले गए तो किसी और की शादी में घुस गए। तो जो लोग खुश हो गए देख के, आइए आइए हंस जी, हमारा सौभाग्य है। कहते आपका तो सौभाग्य है, वो कपिल शर्मा की शादी हो रही, वो कहाँ है? कहते वो तो दूसरी शादी है, आप तो हमारी शादी में आ गए। तो मतलब इतना वो हो गया था ना काम खराब। तो मैं एक्चुअली भाग गया सर अपनी बीवी के साथ वहाँ से। फिर फेरों के टाइम हम बाहर आए और फिर शादी की। थोड़ा हो जाती, पर प्यार भी है लोगों का, पर ठीक है, प्यार मिलके खाना खा के जाओ, सुबह तक बैठे हुए सारे। मैं कहा अब सांप थोड़ी निकलेगा कोई, हम तो शादी कर रहे हैं, फेरे करके हम चले जाएंगे, पर ठीक है। तो जो लोग इतना प्यार करते हैं उनसे भी पूछते हैं अगर उनके पास और सवाल हैं। ये बात बहुत ज़्यादा आपके बारे में उड़ी थी कि लॉकडाउन के समय ही आपके जो दोनों बच्चे हैं वो हुए हैं, तो आप क्या बताना चाहिए, क्या ये सच था कि वो लॉकडाउन में ही हुए? वो कह रही है कि जो कोविड के दौरान लॉकडाउन था जी, आपके दोनों बच्चे उस दौरान हो गए, काफी फुर्सत में थे। आप सब जानते हैं लॉकडाउन के समय बाहर तो निकल नहीं सकते थे, सब अंदर ही थे, तो अंदर ही अंदर, मतलब आप देखिए, ये तो देखिए ऊपर वाले का करम है। और हर इंसान को समय को यूटिलाइज करना चाहिए। जब मुझे लगा कि दुनिया सब रुकी पड़ी है, ठीक है, अच्छा हो गया सर, मतलब हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। पर मेरे बच्चे जो है दोनों ही 3 साल में 2 बच्चे मेरे कोविड के एक्चुअली चल रहा था, तो पर मुझे समय भी बहुत मिला उनके साथ बिताने का, सो वो ब्लेसिंग भी है। पर हाँ, वो ये सच है कि कोविड में ही दोनों बच्चे हुए। पहला लॉकडाउन हुआ मेरी बेटी हुई, दूसरा लॉकडाउन हुआ मेरा बेटा हुआ। फिर जब बीच में खबरें आने लगी ना कि तीसरा लॉकडाउन भी हो सकता है, तो मेरी बीवी ने कहा ऐसा है, बिना ऑडियंस के शो करो, चलो। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जैसा कि हमने सुना है कि आपका हाथ इंग्लिश में थोड़ा तंग है, तो क्या आप ये इंश्योर करेंगे कि आपके दोनों बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़े ताकि उनकी इंग्लिश बेटर हो? Who told you I'm weak in English, baby? We can talk in English. I can continuously speak for 2.5 minutes. नहीं, हाँ, मेरी पहले इंग्लिश बहुत वीक थी, अब थोड़ी ठीक हो गई है। तो हाँ, पर ऑब्वियसली बच्चे, मतलब देखिए, हर जो आने वाली जनरेशन होती है ना, हमसे बेटर होती है। क्यों? क्योंकि धीरे आजकल तो देखो, हमने इस उम्र में जाके अब हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उनकी शुरुआत ही इंस्टाग्राम से, गूगल से हो रही है, तो वो ऑब्वियसली हमसे बेहतर होंगे। कपिल, जैसे आप
लोगों का मजाक उड़ाते हैं, मैंने देखा ट्विटर पर कभी कभी लोग आपका भी मजाक उड़ाते बहुत। हैं। तो ये तस्वीर एक आपकी है ऐसे बैठे हुए, जिसमें जसबीर जस्सी हैं जी। और वो फैन ने लिखा कि ये तीनों को टॉयलेट के लिए आया होगा, तो ये तीनों टॉयलेट में जगह ना हो इसलिए इकट्ठे बैठ गए हैं। ये इंस्टाग्राम पे मैंने फ़ोटो डाला था। ये गायक जसबीर जस्सी जी हैं, ये मुकेश छावड़ा हैं कास्टिंग डायरेक्टर। सर बाहर फॉग बहुत थी तो हम बैठ गए ऐसे ही, बहुत ठंड थी। और एक्चुअली हमने ही काम शुरू किया ये, जब हम अपने शो पे ऐसे ऐसे फ़ोटो के नीचे ना ऐसे फनी कमेंट्स पढ़ते हैं तो, पर अच्छी बात है, पहले लोग होता है ना कभी कोई गाली गलौज करता है सोशल मीडिया पे, हमने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि यार फनी कमेंट्स डालो, तो अब लोग हमारी फ़ोटो के नीचे भी डालते हैं। अच्छा है सर, अच्छी बात है ना, सही दिशा में लगा रहे हैं हम लोगों को। लेकिन एक और तस्वीर है, ये इंस्टाग्राम पर आपने डाली। या आई हैव सम इंटरनेशनल फैंस आल्सो। और इसमें लोग पूछ रहे हैं 7 फोटो क्लिक कराने के कितने पैसे दिए? यार पता नहीं लोगों को कि मैं गोरियां मेरे साथ फोटो नहीं खिंचा सकती। मैं गया था टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब, तो बहुत सारे लोग हमारी फिल्म देखने आए थे, तो जब हम बाहर कहीं डिनर लंच कर रहे थे तो एक गोरी ने मुझे पहचान लिया, कहते आर यू द सेम गाय हू प्ले द मेन कैरेक्टर इन ज़्विगैटो। मैं क्या या, तो कहती फ़ोटो लेनी है। मैं कहा मेरे को खुद लेनी है। तो उसने मेरे साथ एक खींची, मैंने 4 खींच ली उसके साथ। तो मैंने फिर आके इंस्टाग्राम पे डाली। जेलस पीपल बोल रहे हैं मैं क्यों पैसे दिए, क्यों पैसे दूंगा मैं गोरी के साथ फोटो खिंचवाने के। एक इसने लिखा कि कपिल शर्मा की पकड़ी गई चोरी हैं? मेकअप कर रही नूरा फतेही को चुपके झांक रहे थे, ताड़ रहे थे, कैमरे में कैद हो गई हरकत। मैंने सर खुद ही रील डाली थी। वो मेरा गाना आया था एक अभी थोड़े दिन पहले, अगर आपने सुना होगा। सुना आपने नैना दे आंखें हैं? नहीं तो उसके लिए रील बनाई थी सर। तो नोरा बैठी हुई थी ऐसे शीशे में अपने आप को देख रही थी, और मैं बाहर से भी देख रहा था और शीशे के अंदर घुस के भी देख रहा था उसको ऐसे। अच्छी लगती है, मतलब ब्यूटीफुल लड़की, बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। इसलिए दो नैन तेरे दो नैन मेरे मिल मिल के हो गए चार, मैनू की पता सी प्यार तेरा नहीं प्यार सी यो वपार, प्यार दी उमर विच रू अपनी मैं कर सवा बैठा, नैना दे आंखें लग लग के मैं नैन रवा बैठा। ये मेरा गाना है, मैं गुरु ने लिखा है, उसी ने कंपोज किया है, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग है। कपिल जब रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में, आपको पता है सर मेरे शो पे जो सवालों का सिलसिला होता है ना, बहुत आपका भी हाथ है उसमें, क्योंकि अदालत तो है ही, 30 साल से ये शो चला रहे हैं, सुपर डुपर हिट शो, इसमें बहुत बड़ी बात है। और जब मैं रजत सर को देखता था ना कि ये बात भी पूछ लेते हैं, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है, मज़ा भी आ जाता है, हंसी भी आ जाती है, मुद्दे की बात भी हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर हूँ सर मैं, और मेरे शो में जो मैं लोगों को सवाल पूछता हूँ बिल्कुल हंसी मजाक करके और मुद्दे की बात भी कर लो, तो ये आपका भी बड़ा योगदान है सर इसमें। थैंक यू कपिल। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा पर इल्जाम है कि ये लेट लतीफ हैं। कपिल, एक जमाने में बहुत कहा गया कि बड़े बड़े स्टार सेट पर वेट करते रहते थे, अनिल कपूर, अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, और कपिल नहीं पहुंचते थे। ये उसी फेस की बात है सर, जब वो सब एंजाइटी और डिप्रेशन का फेस चल रहा था। मैं शायद उस अवस्था में नहीं था कि मैं काम कर सकूं। आप कोई भी काम करते हैं ना, चाहे आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी भी चला रहे हैं, अगर आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो आपका ध्यान कभी भी नहीं हो सकता, ना ही आपको करना चाहिए। और मेरा काम ये था कि लोगों को हंसाना है। जब आप अंदर से खुश नहीं हो, आप कैसे किसी को हंसा सकते हो? पर प्रेशर होता है कि नहीं चलो 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 करो काम, ये है वो है। तो मैं सोचा था यार मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करने का मन कर रहा है, पर वही प्रेशर कर लो। मैं भी फिर खोल के पी लेता था, मैं करवा लो फिर। तो मैंने वेट नहीं कराया सर, शूट कैंसिल हुए बहुत सारे, पर वो सब भी शायद कहीं ना कहीं समझते हैं, क्योंकि जब शाहरुख भाई का शूट कैंसिल हुआ मुझे दुख हुआ,
अजय देवगन साहब का शूट कैंसिल हुआ, मुझे दुख हुआ, पर वो प्यार करते हैं और वो समझते थे इस बात को कि कभी कभी कलाकार किसी फेज से ऐसा निकलता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। तो शूट जब कैंसिल हुआ, शाहरुख भाई अगले वीक मैं कुछ और शूट कर रहा था, फिर उठता था घर से, कभी कभार कर पाता था शूट, कभी कभी नहीं होता था। तो शाहरुख भाई एक दिन आए रात को, वो कहीं फिल्म सिटी में सेट शूट कर रहे थे, आए, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मुझे 1 घंटा अच्छे से तसल्ली से समझाया भी और बोला कि तू कितना तुझे प्यार मिल रहा है, तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है। पर वो चीज़ मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी सर। मेरे को लगता था कि मैं बाहर जाऊंगा तो पता नहीं मेरे को आंखों में सूरज पड़ेगा तो पता नहीं क्या होगा, मैं किसी से बात ही नहीं कर पाऊंगा, मैं 1 लाख लोगों के सामने खड़ा होकर बोल लेता हूँ। लेकिन उस समय ये अवस्था थी सर कि 4 लोगों के सामने नहीं मैं जा पाता था। और डिप्रेशन नाम की चीज़ हमें पता नहीं है, हम तो आए छोटे शहरों से, बाल तोड़ सुना था हमने, है ना। आज हमने मुकदमा चलाया कपिल शर्मा पर, कॉमेडी के किंग पर, और उन्होंने हर बात का मुस्कुराहट से जवाब दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे किस्से सुनाए जिसे सुनकर मैं देखा कि आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो हंस रहे थे। तो अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज राजा रणधीर सिंह के फैसले का। बहुत बहुत मेहरबानी राजा साहब जी। और आज कपिल शर्मा जी के शो सुन के और इनकी बातें सुन के, मैंने तो पहले इनके शो में भी होया हूँ, तो आज इन्होंने इतने अच्छी तरह सवाल जो दिए हैं रजत जी ने, उनके बड़े अच्छे जवाब दिए। हाजिर जवाब तो हैं ही, और सारे घरों में सबके रौनक लगाते हैं और इतनी खुशियाँ बांटते हैं आप रियलाइज़ नहीं करते कि लोगों के कितने सारे परिवार कितने आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, खुशी देते हैं आप। और आज का जो मेन मुद्दा है मेरे अपने दिल की तरफ से कि रजत साहब जैसे एक होस्ट हो जिनकी अपनी जगह है सारे संसार में और हिंदुस्तान में, सारी जगह सब परिवार जो सब सारी दुनिया इनको वेट करती है, और आप दोनों इकट्ठे एक शो में हो और इनके काबू से आप खिसकने की पूरी कोशिश करी आपने, पर आपने इन्होंने फंसा के भी रखा और आपने जवाब भी खूब दिए। आप सवालों में तो सब में निकल ही गए, पर एक चीज़ की मैं आपको ज़रूर सज़ा सुनाऊंगा कि आपको एक अपनी पसंद का गाना ज़रूर गाना पड़ेगा। थैंक यू जज साहब, बाइज्जत बरी करने के लिए। और एक गाना मैं किशोरदा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब बहुत सारे कलाकारों का फ़ैन हूँ, लेकिन एक गाना जो आप सबके लिए, क्योंकि इतने सालों से आप मोहब्बत दे रहे हैं और ऐसे ही बनाए रखिएगा अपना प्यार, तो एक गाना आप सबके लिए। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तो आप अगर हमारी ज़िंदगी में ना हो तो ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। और मेरी हमारे माननीय वकील साहब से एक दरख्वास्त है सर, आपने हम पे जितने भी इल्ज़ाम लगाए हमने उनके जवाब दिए, और कभी आइए हमारी गली में भी लोग देखना चाहते। अच्छा, आप रजत सर को देखना चाहते हैं हमारे शो पे? तो सर कभी, मुझे पता है आप बहुत व्यस्त होते हैं, आप पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, पर कभी भी आप फुर्सत निकाल के आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जनता का आदेश है, मैं जरूर आऊंगा। लव यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, इतनी मोहब्बत के लिए शुक्रिया। तो इस यकीन के साथ, शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि कपिल शर्मा इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे, उनके दिल जीतते रहेंगे और लोगों के दिलों पर राज करते रहेंगे, आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।